हाय, माय नेम इज हुसनैन अरशद। आप देख रहे हैं फार्मेसी स्टडी। फार्मेसी स्टडी में हम माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में हम देखने जा रहे हैं माइक्रोबियल डिजीजेस को। माइक्रोबियल डिजीजेस का मोर ओवर ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं डेंगू फीवर को। डेंगू फीवर में हम देखेंगे उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, और उनकी कौन कौन सी रिकॉग्निशन है, कैसे इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मोर ओवर डायग्राम है, मैकेनिज्म कैसे है कि ह्यूमन सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है डेंगू वायरस, और उसके बाद ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं। पेशेंट अकॉर्डिंग टू द टेबल, डोजेज ऑफ द पेशेंट एंड द एज ऑफ द पेशेंट, यहाँ पर रिलेट किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आइंदा ऐसी भी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। डेंगू फीवर आता है। डेंगू फीवर में एक ऐसा टाइप ऑफ द वायरस होता है जो कि फ्लेवी वायरस की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होता है। फ्लेवी वायरस की कैटेगरी एक टाइप ऑफ द वायरस है जहाँ पे एक्चुअली में 4 सब टाइप्स भी मिल जाती हैं इस वायरस की, जो कि मैनिफेस्ट कर रही होती हैं वेरियस टाइप ऑफ द डिजीजेस को। 4 सब टाइप्स होती हैं इस फ्लेवी वायरस की। और अगर हम देखें कि उस मॉस्किटो जो कि इन्फेक्ट कर रहा होता है इस पेशेंट को, वो कौन सी स्पीशीज से बिलोंग कर रहा होता है, एड्स इजिप्टी स्पीशीज से। और हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट में डेंगू कैरिंग मॉस्किटो जो है, डेंगू वायरस कैरिंग मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, तो इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास देखने को मिलता है। किसी भी डिजीज का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में हमारे पास क्या देखने को नहीं मिलता, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डेंगू। हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डेंगू अपीयर नहीं होते। और ये इंक्यूबेशन पीरियड कितनी देर तक लास्ट करता है, कितनी देर तक लॉन्ग करता है, 3 to 14 डेज नॉर्मली होता है, या फिर 4 to 7 डेज भी हो सकता है यहाँ पर। और हमारे पास डेंगू फीवर की फॉर्म्स देखें तो 2 टाइप्स ऑफ द बेसिकली फॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर डेंगू शॉक सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, इसको भी डिस्कस करते हैं। डेंगू फॉर्म से हमारे पास आएगा डेंगू फीवर, साथ होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। जैसा कि सब जानते हैं कि हेम रिलेट्स टू द ब्लड एंड रेजिक मींस टू द एब्नॉर्मल। एब्नॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट के अंदर, जो कि प्रॉपर्ली तौर पर स्टॉप नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हेमोरेजिक फीवर हो गया। रिकॉग्निशंस दे सकते हैं यहाँ पर कि कैसे हम उन पेशेंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे कि वेदर इट इज अ डेंगू फीवर पेशेंट, वेदर इट इज द डेंगू हेमोरेजिक फीवर पेशेंट। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन में हमारे पास आता है सडन ऑनसेट ऑफ द हेडेक। हेडेक में पेनफुल सेंसेशन होती है, पूरे किसी भी हेड के पार्ट में हो सकती है हमारे पास। साथ ही हमारे पास होती है चिल्स। चिल्स में हमारे पास एब्नॉर्मल कोल्ड सेंसेशंस होती हैं पेशेंट में, बॉडी के पूरे पार्ट में हमारे पास कोल्ड फीलिंग आती है। और उसके बाद हमारे पास पेन अपॉन मूविंग आइज। जैसे ही पेशेंट आइज को मूव करता है तो साथ ही साथ उसको पेनफुल सेंसेशंस आती हैं, पेन महसूस होती है, और लो बैकएक होती है। लो बैकएक में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो वर्टिब्रेई और वर्टिब्रेई एरिया, यहाँ पर हमें पेन देखने को मिलती है। या फिर हमें जो डिस्क्स होती हैं बिटवीन वर्टिब्रेई, तो वहां पर हमें पेन देखने को मिलती है, स्पाइन्स में पेन देखने को मिलती है। और साथ में हमें हाई फीवर, एक्चुअली हाई फीवर जो एक ऐसा पैरामीटर है जो कि स्पेशली तौर पर ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि डेंगू फीवर का पेशेंट है। और देखें जैसे टेम्परेचर राइज कर सकता है एज हाई एज 40 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस पेशेंट में 40 डिग्री सेल्सियस तक हाई कर सकते हैं। साथ ही रिलेटिव हमारे पास लो हार्ट रेट हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया, वी ऑलरेडी नो दैट इट इज अ ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया इज अ इंक्रीज इन द हार्ट रेट व्हाइल द ब्रेडिकार्डिया इज इन द डिक्रीज इन द हार्ट रेट। साथ ही हमारे पास लो बीपी हो जाता है। हाइपरटेंशन हमने पहले ही देख लिया है, डिस्कस कर लिया है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को भी, जिसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पर हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा, जिसको हम हाइपो कहेंगे, हाइपोटेंशन कहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिलती है बॉडी एक्स एंड जॉइंट पेन्स। जॉइंट के अंदर पेन्स होने स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में काफी हद तक जॉइंट्स, जैसे कि हमारे पास एल्बो में जॉइंट्स हैं, यहाँ पर पेन होनी स्टार्ट हो जाती है और काफी हद तक सीवियर पेन होती है। और हमारे पास नी के भी जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हमारे पटेला वगैरह में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। और हमारे पास एब्डोमिनल पेन भी होती है। एब्डोमिनल पेन जो है वो डेंगू फीवर में कम होती है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें डेंगू हेमोरेजिक फीवर के साथ, जिसमें हमारे पास एब्नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, यहाँ पर हमारे पास एक्सेसिव पेन होती है एब्डोमेन में, और नोजिया होने स्टार्ट हो जाता है। नोजिया इज द अर्ज टू वोमिट। urge to vomit or vomiting, as we already know, it is the back flow of the food from the stomach. तो हमारे पास यहाँ पर डायरिया भी हो सकता है। डायरिया इज द
वाटरी स्टूल्स, वाटरी स्टूल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। यहाँ पर वाटरी स्टूल्स होते हैं, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोल टार लाइक ब्लैक स्टूल्स होते हैं। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में कोल टार लाइक हमारे पास स्टूल्स होते हैं, जबकि हमारे पास डेंगू फीवर में हमारे पास यहाँ पर वाटरी स्टूल्स होते हैं। क्लासिक डेंगू फीवर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 डेज तक लास्ट करता है, रहता है, और उसका पीक टाइम जो होता है फीवर का वो होता है ट्रेलिंग एंड ऑफ द डिजीज। ट्रेलिंग एंड ऑफ द डिजीज जैसे हम जानते हैं कि डिजीज के काफी हद तक स्टेप्स होते हैं, और हम देखें एट द एंडिंग ऑफ द डिजीज, एंडिंग ऑफ द डिजीज हमारे पास पीक टाइम, पीक पर चल जाता है फीवर, और साथ में प्लेटलेट्स काउंट्स जो कि इम्यूनिटी का बायस बन रहे होते हैं वो हमारे पास काफी हद तक डिक्रीज हो जाते हैं until the patient temperature normals to the 37.6 डिग्री सेल्सियस और approximately equal to that of it। उसके बाद हमारे पास आता है recognition of the dengue hemorrhagic fever। abnormal bleeding वाले फीवर में क्या होता है हमारे पास ब्लीडिंग होती है माउथ से, नोज से और गम्स से। टीथ में गम्स होते हैं तो गम्स में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये सेंसेशनल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जहां पर हमारे पास माउथ से, नोज से और गम से भी हमारे पास ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। स्किन ब्रूजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। स्किन ब्रूजिंग में हमारे पास डीप डाउन ऑफ द स्किन हमारे पास ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास स्टेन्स आना शुरू हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। स्टेन्स आते हैं जैसा कि हमारे पास ब्लूइश स्किन हो जाती है, हमारे पास पेशेंट में ब्लूइश स्किन हो सकती है। मोरओवर ब्लैक स्टूल्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट ब्लैक स्टूल्स हो जाते हैं पेशेंट्स में, कोल टार लाइक स्टूल्स हो जाते हैं। वहां पर वाटरी स्टूल्स है, कोल टार लाइक स्टूल्स इन द डीएचएफ, और यहाँ पर एक्सेसिव थर्स्ट होती है पेशेंट में। क्रीशंस ऑफ द बॉडी जो होती हैं वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है, तो काफी जो हमारे पास म्यूकस रिलीज नहीं होता तो हमारे यहाँ देखने को मिलता है पेशेंट में ड्राई माउथ, और पेन कोल्ड स्किन हो जाती है। कोल्ड स्किन, कोल्ड सेंसेशंस तो पहले भी हो रही थी। कोल्ड स्किन में हमारे पास ऐसा होता है कि स्किन का जो कलर होता है वो फेड हो जाता है, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो जाती है। फर्दर हमारे पास आता है रेस्टलेसनेस होता है, या फिर स्लीपिंग हो जाती है, पेशेंट में स्लीपिंग हो जाती है, स्लीपीनेस होती है, या फिर हमारे पास रेस्टलेसनेस होती है। काफी हद तक पेशेंट थका हुआ महसूस करता है, फटीग महसूस करता है। नेक्स्ट वी हैव द डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में हमारे पास कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है। क्लैमी स्किन का बात करें तो हमारे पास यहाँ पे स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है एट द एरियाज लाइक हैंड। Clamming skin means sweating is increased in the patient's body. Like hand पे हमारे पास यहाँ पर sweating increase हो जाती है, cold skin हो जाती है, narrow pulse pressure less than 20 mmHg, 20 mmHg से भी कम हो जाता है हमारे पास यहाँ पर pulse pressure narrow हो जाता है। weak rapid pulse हो जाती है। weak rapid pulse का मतलब है कि हमारे पास patient में shallow breathing होगी, काफी हद तक उसको एक शैलो ब्रीदिंग होगी। एक्सेसिव वर्क एक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग, उसको काफी हद तक मुश्किल होगी सांस लेने में भी। डायग्राम देखें, डायग्राम में हमारे पास डेंगू वायरस, जैसा कि हमारे पास ये वेसिकल्स में डेंगू वायरस रिप्रेजेंट कर रहा है रेड वाली, उनके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है। दीज आर द जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे पास जैसे ये ह्यूमन सेल का सेल है, तो ये कैसे इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करके हमारे पास ये थ्योरी है, थ्योरी में बता रहे हैं कि हमारे पास कैसे इन्फेक्ट कर रहा है और कैसे ये अपना जो है जेनेटिक मटेरियल उसको रिलीज कर रहा है। तो यहाँ आगे डेंगू वायरस हमारे पास, जब डेंगू वायरस के जो वेसिकल्स हैं मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच होते हैं, तो यहाँ पर एक पंच होल बना लेते हैं। पंच होल जब इसको टोटली तौर पर डिसॉल्व कर लेते हैं, डिसॉल्व करके हमारे पास बनता है एंडोसोम। एंडोसोम जब हमारे पास बन गया तो ये साइटोसोल में मूव कर रहा होता है, और साइटोसोल में मूव कर रहा होता है जब ये दो मेम्ब्रेन्स, बोथ ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स 1 2 बोथ ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स जब आपस में पास आती है तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। नेगेटिव चार्ज की वजह से जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बर्स्ट कर जाता है और वो साइटोसोल में मूव कर जाता है। मूव करने की वजह से हमारे पास यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर एज वी ऑलरेडी नो दैट न्यूक्लियस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन ऑफ द वायरस। रीजनरेट करता है वायरस बॉडी के अंदर, और वेरियस अपनी जनरेशंस क्रिएट करता है और बॉडी को हार्मली तौर पर इफेक्ट करता है। मोरओवर वी हैव द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम देखें, हमारे पास हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते फीवरिश फेज में। जब पेशेंट में फिब्राइल फेज होता है, फिब्राइल फेज किसको कहते हैं? फिब्राइल इज अ लैटिन और ग्रीक वर्ड इज रिप्रेजेंट्स द फीवर। जब फेवरिश फेज होता है, पेशेंट में फीवर होता है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते वेदर इट इज अ डीएफ और डीएचएफ।
तो यहाँ पर सेम ट्रीटमेंट्स अलाउ करेंगे इनके लिए, सिम्टोमेटिक भी कि सिम्टम्स खत्म किए जा सकें या फिर स्पॉटिव, ताकि डिजीज को टोटली तौर पर प्रिवेंट किया जा सके। एस्प्रिन, ब्रूफन, स्टीरॉइड्स हम टोटली तौर पर इन पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करने वाले, क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है। जबकि अगर हम एस्प्रिन या फिर ब्रूफन यूज कर रहे होते हैं तो गैस्ट्राइटिस होने के ऑप्शंस होते हैं कि पेशेंट की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के भी चांसेस होते हैं, तो पहले ही पेशेंट काफी हद तक सफर कर रहा होता है, तो हम ऐसी ड्रग्स को टोटली तौर पर रिकमेंड नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव सेम है DHF और DF के लिए फेब्राइल फेज में। पहले तौर पर अगर रेस्ट करे पेशेंट, सेकेंडरी तौर पर रिकमेंड किया जाता है कि पैरासीटामोल लिए जाए, लेकिन 4 नॉट मोर देन 4। अगर 4 से ज्यादा यूज कर रहे होते हैं 24 आवर्स में, अकॉर्डिंग टू द एज पे डिपेंड कर रहा है कि अगर उसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से राइज कर रहा है, अगर वो 4 टाइम्स अ डे से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है अपना पैरासीटामोल की इंटेक को, तो ये भी हार्मफुल इफेक्ट होगा और ये काफी हद तक रिबाउंड होने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया टेबल है। टेबल के अंदर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द एज व्हाट आर द टैबलेट डोजेजेस एंड व्हाट आर द मिलीग्राम डोजेजेस। तो एज अगर लेस देन 1 ईयर है, पेशेंट की एज लेस देन 1 ईयर, बेबीज हैं, तो यहाँ पर 1/4 ऑफ द टैबलेट यूज कर रहे हैं। अगर 1 to 4 ईयर है तो 1/2 टैबलेट, हाफ टैबलेट यूज कर रहे हैं, और साथ ही 5 ईयर्स और अबव हैं तो 1 टैबलेट टोटल तौर पर हम यूज कर रहे होते हैं। लेस देन 1 ईयर में 60 mg की डोज, मिलीग्राम की डोज होती है। 1 to 4 आवर्स में 60 to 120 mg की डोज होती है। 5 ईयर्स में 240 mg की डोज होती है, काफी हद तक सीट कर जाती है। ट्वाइस, जैसे यहाँ पे भी ट्वाइस हो रही थी, यहाँ पर भी ट्वाइस होती है। तो कौन कौन सी पैरामीटर्स हैं जो कि हम देख रहे होते हैं अगर पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। अगर पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो हमारे पास यहाँ पर एब्सेंस ऑफ द फीवर फॉर सम डेज उस पेशेंट का फीवर नॉर्मल होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, प्लेटलेट काउंट जो है 50,000 पर मिलीमीटर से भी ज़्यादा होनी चाहिए, और पेशेंट में किसी किस्म की भी यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, और ना ही पेशेंट में किसी किस्म की भी क्लैमी, पेल स्किन, या फिर जैसे कि हमने देखा था अर्ज टू वॉमिट या वॉमिटिंग और नहीं होना चाहिए, डायरिया या ब्लैक स्टूल या लाइक कोल टार, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। स्लीपिंगनेस अदो हो सकती है क्योंकि पेशेंट में काफी हद तक मेडिसिन यूज करने की वजह से नार्कोटिक इफेक्ट भी आ रहा होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स में एस्प्रिन और ब्रूफन हरगिज तौर पर पेशेंट को नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हेमोरेजिक फीवर की वजह से ब्लीडिंग काफी हद तक हो चुकी होती है पेशेंट में, तो लैक ऑफ द ब्लड भी हमारे पास देखने को मिल सकता है एस्प्रिन और ब्रूफन की वजह से, और ना ही हो ये किसी हद तक उस ट्रीटमेंट को क्योर कर रहे होते हैं, बल्कि ऑन द ऑपोजिट ऑफ दैट गैस्ट्राइटिस या ब्लीडिंग हमें देखने को मिल सकती है। गैस्ट्राइटिक ITS मींस इन्फ्लेमेशन, तो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगी पेशेंट में। गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है पेशेंट में। चिल्ड्रन में अगर हम यूज कर रहे होते हैं एक्सेसिव एस्प्रिन, जैसा कि चिकन पॉक्स में भी यूज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास रेज सिंड्रोम देखने को मिल सकती है पेशेंट में। रेज सिंड्रोम क्या होती है? रेज सिंड्रोम की वजह से लिवर डैमेज पेशेंट के अंदर, स्पेशली जो बेबीज होते हैं उनके अंदर एस्प्रिन एक्सेसिव यूज करने की वजह से रेज सिंड्रोम होती है। लिवर डैमेज, कंफ्यूजन, ब्रेन स्वेलिंग हो सकती है, कंफ्यूजन या फिर लिवर डैमेज हो सकता है। काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। फर्दर एंटीबायोटिक्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि इनका कोई भी थेरेप्यूटिक यूज नहीं है, कोई भी हेल्प नहीं करते पेशेंट में। ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जिसमें हम फ्लूइड्स दे रहे होते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस हो जाए पेशेंट में, तो ऑरल रिहाइड्रेट करते हैं पेशेंट को। वाटर काफी हद तक लूज हो चुका होता है, उसको दोबारा रिहाइड्रेट करते हैं, मॉडरेट लेवल पे लेके आते हैं। और ये क्योंकि वॉमिटिंग और हाई टेम्परेचर की वजह से, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, क्लैमिंग ऑफ द स्किन की वजह से हाथों से पसीना भी आता है, तो इस पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो इस वजह से भी ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी काफी हद तक इफेक्टिव मेजर है। फॉर चिल्ड्रन, फॉर अडल्ट, फॉर चिल्ड्रन पहले देखते हैं फ्रेश जूसेस प्रेफरेबल होते हैं। 50 ml पर बॉडी वेट ड्यूरिंग द 4 to 6 आवर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। हमारे पास 50 ml पर बॉडी वेट ऑफ द चिल्ड्रन हम दे रहे होते हैं फ्रेश जूसेस, या फिर चिल्ड्रन को मेंटेनेंस फ्लूइड्स देने चाहिए orally at the rate of 80 to 100 ml per kg in the next 24 hours। नेक्स्ट 24 आवर्स में 80 to 100 ml per kg उनको देने चाहिए, और मेंटेनेंस फ्लूइड्स, इसकी वजह से उनका होम्योस्टैटिक बैलेंस
तो दोबारा बैलेंस हो जाए और उनमें किसी किस्म का भी चेंज या फिर ऑल्ट्रेशन ना देखने को मिले, ना ही पेशेंट में क्लैमिंग हो, ना ही ब्रूजेस बने या फिर ब्लैक स्टूल्स या फिर डायरिया, नॉइजिंग, वोमिटिंग, काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाए। अडल्ट में ओरल इंटेक जो होती है वो 2.5 to 4 लीटर्स पर डे होती है और फूड काफ़ी हद तक एपिटाइट जो कि उसकी भूख के हिसाब से उसको देना चाहिए। चूंकि डेंगू फीवर में एपिटाइट भी काफी हद तक डिस्टर्ब हो रही होती है, तो इसमें पेशेंट्स को फूड अकॉर्डिंग टू द एपिटाइट देनी चाहिए। साइंस ऑफ रिकवरी क्या होते हैं कि पेशेंट को डिस्चार्ज करना चाहिए। साइंस ऑफ रिकवरी है कि 24 आवर्स में इस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे। पल्स प्रेशर चूंकि ब्रैडिकार्डिया हो गया था, लो बीपी हो गया था, तो यहाँ पर पल्स प्रेशर स्टेबल हो जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाए। जो कि हम जानते हैं कि ब्रीदिंग रेट यहाँ पर शैलो ब्रीदिंग होना स्टार्ट हो गई थी। नो शैलो ब्रीदिंग, पेशेंट को ज्यादा एनर्जी ना यूज करनी पड़े ब्रीथ करने के लिए। रिटर्न ऑफ द एपिटाइट, भूख काफी हद तक डिसअपियर हो गई होती है, तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ द एपिटाइट होगी। नॉर्मल टेम्परेचर 37.6 डिग्री सेल्सियस तकरीबन उसके आसपास उसके राउंड अबाउट ही होना चाहिए। और नो वोमिटिंग, किसी किस्म का भी वोमिटिंग या अर्ज टू वोमिट नहीं होना चाहिए। स्टेबल हेमेटोक्रिट, ये एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम देख रहे होते हैं नंबर ऑफ आरबीसीज इन पेशेंट, रेड ब्लड सेल्स इन पेशेंट देख रहे होते हैं कि कितने आरबीसीज हैं। रिकवरी फ्रॉम द पेटेशियल रैश, यहाँ पर डीप डाउन इन द स्किन एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से यहाँ पर रैशेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग अंडर स्किन तो रैशेज देखने को मिलते हैं। स्पेरमेथ्रिन या पायरेथायरॉइड इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाएं, कर्टन्स पे यूज किए जाएं, क्लॉथ्स पे यूज किए जाएं, ताकि इंसेक्टिसाइड्स होने की वजह से इसको वो इंसेक्ट्स को किल कर दे, मॉस्किटो को किल कर दे और जो हमारे पास डेंगू फीवर ना देखने को मिले। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स, सब जानते हैं कि रिपेल करने के लिए मॉस्किटोज को भी काफी हद तक ये एक अच्छी इफेक्टिव मैया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये थी वीडियो आज डेंगू फीवर के बारे में। होप सो यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज पोस्ट इट ऑन द कमेंट्स। थैंक यू।